कभी आपने ऐसा घर देखा है जिसका दरवाजा कभी बंद ही ना होता हो? न ताला, न कुंडी, न आड़ी रखी लकड़ी, बस खुला हुआ चौखट, जैसे कोई हमेशा आपका इंतजार कर रहा हो। आज की ये कहानी आपको ऐसे ही एक घर में ले जाएगी, लेकिन ये सिर्फ दीवारों और छत की कहानी नहीं है। ये उस भरोसे की गाथा है जिस पर आजकल लोग हंसते हैं और फिर चुपचाप तरसते भी हैं। तो मेरी प्यारी रात के साथियों, अपनी थकी हुई आंखों को ढक लीजिए, पलकों को थोड़ा भारी होने दीजिए, क्योंकि अब हम धवलपुर नाम की उस बस्ती की ओर बढ़ते हैं जहां नींद भी दरवाजे खुला रखकर आती थी। लेकिन कहानी में डूबने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो नींद को मीठा बना दें, मन को सुकून दे दें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक दबाना मत भूलिएगा। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप किस शहर से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपके हर लाइक और कमेंट से ये सफर और भी अपना लगता है। धवलपुर रेलवे लाइन के उस पार बसा एक छोटा सा कस्बा। सुबह यहां सबसे पहले मुर्गे नहीं बोलते थे, बल्कि गली में झाड़ू लगाती बुजुर्ग स्त्रियां खंखार के कहती, अरे दिन चढ़ाया, उठो भाई। ये जगह इतनी साधारण थी कि किसी पर्यटक गाइड में इसका नाम भी नहीं मिलता था, लेकिन यहां की हवाओं में एक अनजाना अपनापन था। कस्बे की बीच वाली गली में एक घर था, छोटा, नीले रंग से पुता हुआ। बरामदे में खपरेल की छांव और कोनों में रखे गमले जिनमें तुलसी, गेंदा और मनी प्लांट खिले रहते। सब कुछ आम था, सिवाय उस दरवाजे के। दरवाजा हमेशा खुला रहता, रात हो या दिन, बारिश हो या आंधी। कभी कोई ताला उस चौखट को छू भी नहीं पाया। लोग इस घर को आमंत्रण वाला घर कहते थे, क्योंकि यहां जाने के लिए किसी दस्तक की जरूरत नहीं थी। बस भीतर कदम रख दीजिए और यकीन मानिए, अंदर से एक आवाज आएगी, अरे आ गए बेटा, बैठो, चाय बन रही है। ये घर था प्रभात नारायण शुक्ला का। उम्र करीब 70, सफेद धोती, ढीली कुर्ता और आंखों में वैसा सुकून जैसे बारिश के बाद मिट्टी में उतरता है। लोग कहते, प्रभात बाबू हंसते हुए भी समझा देते हैं और गुस्सा करके भी आशीर्वाद ही देते हैं। उनकी पत्नी शारदा देवी, उनके बिना घर अधूरा था। पलकों में हमेशा हल्की नींद सी रहती, लेकिन हाथ कभी खाली नहीं। कभी तुलसी को सींचती, कभी रसोई में गुड़ और दूध की खुशबू फैला देती। हर दिन का एक छोटा सा रिवाज था। सुबह जब धूप की पहली किरण चौखट पर पड़ती, प्रभात बाबू बरामदे में चारपाई डालकर रेडियो खोल देते। पुराना रेडियो, जिसमें कभी आवाज साफ आती, कभी बीच बीच में खर-खर। उसी आवाज में वो बीबीसी हिंदी सुनते, फिर हंसकर कहते, दुनिया के बड़े बड़े झगड़े भी हमारे नीम के पेड़ की छांव में हल्के लगते हैं। कस्बे में अक्सर लोग पूछते, बाबूजी, डर नहीं लगता आपको? बिना ताले का घर है, कहीं कुछ गुम हो गया तो? प्रभात बाबू हंसते और जवाब देते, जिसे लेना है ले जाए, लेकिन विश्वास अगर खो गया तो क्या ताला उसे लौटा पाएगा? ये बात लोगों को खटकती भी थी और गुदगुदाती भी। कस्बे के बच्चे इस घर को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि यहां बर्तन में हमेशा एक मुट्ठी बचा हुआ खाना मिलता। कभी दाल, कभी खीर, कभी सिर्फ सूखा पराठा, लेकिन वो खाना किसी भूखे पेट का इंतजार करता, चाहे बच्चा हो, मजदूर हो या कोई आवारा कुत्ता। शारदा देवी कहा करती, पेट भरने वाला ही दरअसल भगवान होता है। धीरे धीरे ये घर सिर्फ एक मकान नहीं रहा,
ये पूरे कस्बे की धड़कन बन गया। किसी को रास्ता पूछना हो तो जवाब मिलता, उस गली से मुड़ना जहां ताला नहीं लगता। किसी को ठहरने की जगह ना मिले तो कहा जाता, जाओ प्रभात बाबू के घर चले जाओ, दरवाजा खुला मिलेगा। लेकिन कहानियां कभी सीधी नहीं चलती। जब सब कुछ बहुत शांत हो तो हवा खुद ही फुसफुसाती है कि अब कोई मोड़ आने वाला है। और धवलपुर में भी वो मोड़ धीरे धीरे करीब आ रहा था। रातें अब उतनी शांत नहीं रहीं। गली के कुत्ते अचानक भौंकने लगे। किसी को लगा ये महज संयोग है, लेकिन जो हवा में बदलाव सूंघ सकते थे वो समझ गए थे कि कुछ होने वाला है। धवलपुर की गलियों में फैली सुबह की रोशनी मानो धीमे धीमे धरती को सहला रही थी। नीम की पत्तियों पर टपकती ओस, पीपल के नीचे बैठे बुजुर्गों की गपशप और चौक पर खुलती चाय की दुकान से उठती भाप, सब मिलकर कस्बे को एक पुराना गीत गाने पर मजबूर करते थे। यहां जिंदगी शहरों जैसी तेज नहीं थी। लोग घड़ी नहीं देखते थे, बल्कि सूरज की चाल से अपने काम नापते थे। इसी कस्बे की गहराई में बीचों बीच एक ऐसा घर था जिसकी पहचान बाकी सब घरों से अलग थी। ये घर किसी आलीशान महल जैसा नहीं, बल्कि बेहद साधारण और पुराना था। हल्की नीली दीवारें, मिट्टी की महक और बरामदे में रखी लकड़ी की कुर्सियां, यही उसकी शान थी। लेकिन उसे पहचान दिलाने वाली चीज उसकी दीवारें या छत नहीं थी, बल्कि उसका खुला दरवाजा था। उस घर के दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगा। लोग इसे खुला घर कहकर जानते थे। राहगीर कहते, अरे सीधा चले जाओ, फिर उस घर के पास से मुड़ जाना जहां कभी ताला नहीं लगता। और यही इशारा काफी होता था। यह घर था प्रभात नारायण शुक्ला का। उम्र 70 साल, मगर चाल में अभी भी एक ठहराव, चेहरे पर वही खिली मुस्कान, जैसे जिंदगी से उनका कोई पुराना समझौता हो। उनकी आंखें हमेशा चमकती रहतीं, जैसे हर आने जाने वाले को अपनेपन की झलक दे रही हों। उनके पास बैठते ही लगता मानो कोई पुराना किस्सा सुनने को मिलेगा। प्रभात बाबू की पत्नी थीं शारदा देवी, एक शांत, सौम्य और धैर्य से भरी हुई स्त्री। उनकी आंखों में हमेशा एक स्थायी मुस्कान तैरती रहती। ये मुस्कान किसी सजावट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत थी जिसे जीवन ने कठिनाइयों के बावजूद उनमें बसा दिया था। लोग कहते, शारदा देवी ने दुख अपने भीतर छुपा लिया और दुनिया को केवल स्नेह देना सीखा। यही वजह थी कि घर की चौखट पार करने वाला कोई भी इंसान खुद को अजनबी महसूस नहीं करता। हर मेहमान, हर राहगीर यहां परिवार का हिस्सा बन जाता। इस घर की सबसे बड़ी खूबी थी भरोसा। लोग कहते थे, ये घर सिर्फ ताले से खाली नहीं है, ये भय से भी खाली है। और ये कोई दिखावा नहीं था। जब कोई पहली बार वहां आता तो चौंक जाता, सोचता, आज के समय में जहां लोग छोटे से छोटे बक्से पर ताला डालते हैं, वहां एक पूरा घर ऐसे ही खुला कैसे रह सकता है। लेकिन जो बार बार आते वे समझ जाते, ये साहस नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। प्रभात बाबू हमेशा कहते, ताले चोरों को नहीं रोकते, बस हमें डराते हैं। और जब आदमी डरने लगता है, तब भरोसा मरने लगता है। ये वाक्य धवलपुर की हवा में घुल चुका था। ये सोच उनके पिता पंडित बद्री प्रसाद शुक्ला से मिली थी। पंडित जी स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उस इंसान ने कभी अपने घर की कोठरी बंद नहीं की। उनका मानना था कि जो देश के लिए लड़ सकता है, वो अपने घर की रक्षा डर के ताले से क्यों करे। यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी और प्रभात बाबू तक पहुंची। दीवारें नहीं होती गईं, छत बदलती रही, लेकिन दरवाजा हमेशा खुला रहा। इस घर में खास रौनक रहती थी। शाम होते ही बच्चे बरामदे में खेलते, उनकी हंसी मोहल्ले तक गूंज जाती।
बुजुर्ग लोग आकर अखबार पढ़ते और गप्पे मारते। कोई राहगीर प्यासा आता तो पानी हमेशा रखा रहता। रसोई से हमेशा भोजन की महक आती रहती, क्योंकि शारदा देवी आदत से मजबूर थीं हर दिन थोड़ा अतिरिक्त खाना बनाना। ये खाना कभी किसी भूखे इंसान के काम आता, कभी किसी अनजान मेहमान को मिल जाता और कभी किसी आवारा जानवर को। शारदा देवी कहती, जब दिल खुला हो तो दरवाजे को बंद करने की जरूरत ही क्या है। यही वजह थी कि धीरे धीरे वो घर पूरे धवलपुर का प्रतीक बन गया। लोग कहते, अगर रास्ता भटक जाओ तो उस घर तक आ जाना जहां डर नहीं रहता। बच्चे वहां जाकर अमरूद तोड़ते और बुजुर्ग वहीं बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। ये घर मानो कस्बे की आत्मा था जो सबको जोड़कर रखता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और इस घर की कहानी का मोड़ तब आया जब शहर में चोरियों की वारदातें बढ़ने लगीं। मोहल्ले के लोग प्रभात बाबू को समझाते, कुछ दिन के लिए ही सही, ताला लगा दीजिए, जमाना अच्छा नहीं है। लेकिन प्रभात बाबू बस मुस्कुराते और कहते, अगर हर किसी पर शक करना पड़े तो जीने से बेहतर है मर जाना। ये जवाब सुनकर लोग चुप हो जाते, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते, इतना भरोसा भी खतरनाक है। फिर भी प्रभात बाबू अपनी सोच पर अडिग रहे। उनकी सुबहें पहले जैसी ही रहतीं। वो अपने पुराने रेडियो पर राग भैरव बजाते हुए तुलसी के पौधे में पानी डालते। शारदा देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर बैठतीं और फिर बरामदे में आराम से बैठ जातीं। उनकी बातचीत बेहद साधारण होती। आज चिड़ियाएं देर से आईं, लगता है बारिश होगी। यह रामू का बेटा बड़ा हो गया है, आवाज भारी हो गई है। साधारण शब्द मगर असाधारण जीवन। यह वही धीमी लय थी जिसने उनके घर को अलग पहचान दी थी। लेकिन अक्सर जब जीवन बहुत शांत हो तो हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगती है, जैसे कोई करवट ले रहा हो, कोई बदलाव आने वाला हो। प्रभात बाबू को भी ये बदलाव महसूस हुआ। एक शाम जब वह बरामदे में बैठे थे, उन्होंने देखा सड़क पर एक अजनबी लड़का 2 बार गुजरा। उसकी चाल धीमी थी, आंखें चौकन्नी और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी, जैसे भूख, डर और अपराध बोध का मिश्रण। प्रभात बाबू ने उसे गौर से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उस समय बस इतना महसूस हुआ मानो हवा फुसफुसा रही हो कि कुछ होने वाला है। उस रात नींद उतनी गहरी नहीं थी और अगले दिन धवलपुर की सुबह भी वैसी नहीं थी जैसे पहले होती थी। चिड़ियों की चहचहाहट कुछ फीकी लगी। सूरज की रोशनी में भी एक अजीब सी सुस्ती थी और उस खुले घर की चौखट पर भरोसे की नींव पहली बार परखी जाने वाली थी। धवलपुर की उस सुबह में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। आम दिनों में जब चौपाल से हंसी ठिठोली की आवाजें आतीं, बच्चे बरामदे में शोर मचाते और रसोई से शारदा देवी की खनकती चूड़ियों की आवाज गूंजती, उस दिन सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया था। प्रभात बाबू को बार बार पिछली शाम दिखा वो अजनबी लड़का याद आ रहा था। उसकी आंखों में भूख और डर दोनों साफ झलक रहे थे। वो कोई साधारण राहगीर नहीं लगता था, लेकिन प्रभात बाबू का स्वभाव था किसी को शक की नजर से देखना उनके जीवन का हिस्सा नहीं था। फिर भी मन के कोने में एक हल्की सी आहट बनी रही, जैसे कोई अदृश्य दरार भरोसे की दीवार में पड़ गई हो। उस शाम फिर वही लड़का मोहल्ले के पास दिखाई दिया। इस बार उसने घर के सामने थोड़ी देर ठहरकर चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। बच्चे खेलना बंद कर उसे देखने लगे। शारदा देवी रसोई से झांक कर बोली, आप किसे ढूंढ रहे हैं बेटा? लड़का सकपका गया, जल्दी से बोला, नहीं, ऐसे ही पानी चाहिए था। प्रभात बाबू तुरंत उठे और बरामदे से आवाज लगाई, आओ बेटे, पानी तो यहां कभी खत्म नहीं होता।
लड़का हिचकिचाते हुए भीतर आया। उसके पैर मानो कांप रहे थे। उसने गिलास लिया, मगर पीते समय उसकी आंखें लगातार दीवारों के भीतर कुछ तलाश रहा था, मानो वो दीवारों के भीतर कुछ तलाश रहा था। प्रभात बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, डर क्यों रहे हो बेटा? ये घर किसी का नहीं, सबका है। लड़के ने सिर झुका लिया, गिलास खाली करके जल्दी से निकल गया। उसके जाते ही शारदा देवी ने धीमी आवाज में कहा, आपको नहीं लगता ये लड़का कुछ अलग है? प्रभात बाबू ने धीरे से जवाब दिया, हर चेहरा अपनी कहानी छुपाता है शारदा। हमें उसकी कहानी सुने बिना फैसला नहीं करना चाहिए। शाम बीत गई, लेकिन अगले ही दिन मोहल्ले में हलचल मच गई। रामलाल साहू की किराने की दुकान में चोरी हो गई थी। 2 बोरी चावल और कुछ रुपए गायब थे। लोग इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे। जरूर वही अजनबी होगा। हाँ, 2 दिन से घूम रहा था इधर उधर, दूसरा बोला। धीरे धीरे सबकी नजरें प्रभात बाबू के खुले घर की ओर मुड़ने लगीं। अगर चोरी करनी है तो सबसे आसान जगह तो यही है जहां दरवाजा करीब बंद नहीं होता। ये फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगी। प्रभात बाबू ने जब ये सुना तो उनकी मुस्कान हल्की पड़ गई। भीतर एक चुभन उठी, मगर उन्होंने खुद को संभाला। बरामदे में बैठे हुए उन्होंने सोचा, क्या मेरा विश्वास अब कस्बे के लिए बोझ बन गया है? शाम को वही अजनबी लड़का फिर आया। इस बार वो सीधे घर के आंगन में बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में नमी थी। प्रभात बाबू ने सहजता से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बमुश्किल बोला, अर्जुन। कहां से आए हो? पास के गांव से। वहां कुछ काम नहीं मिला, कई दिन से भूखा हूं। शारदा देवी ने बिना कुछ कहे थाली में रोटी और सब्जी परोस दी और उसके सामने रख दी। अर्जुन ने झिझकते हुए खाना शुरू किया। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उस रात प्रभात बाबू देर तक सो नहीं पाए। एक तरफ कस्बे की फुसफुसाहटें, दूसरी तरफ अर्जुन का आंसुओं से भीगा चेहरा। विश्वास की परीक्षा यहीं से शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह धवलपुर के चौक पर पंचायत बैठी। रामलाल साहू और कुछ और लोग जोर देने लगे, ये लड़का चोर है, इसे कस्बे से बाहर किया जाए। प्रभात बाबू को बुलाया गया। सबकी नजरें उन पर थीं। आपके घर में पनाह मिली है इसे। अगर ये चोरी में शामिल निकला तो आपके खुले दरवाजे की सोच भी कटघरे में होगी। माहौल तनावपूर्ण था। शारदा देवी चुपचाप एक ओर बैठीं। प्रभात बाबू ने सबकी ओर देखा और धीमे मगर दृढ़ स्वर में बोले, अगर किसी ने चोरी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ये इंसाफ नहीं है। अर्जुन के चेहरे पर मैंने भूख देखी है, लालच नहीं। भूख से मजबूर इंसान को चोर कहना आसान है, मगर उसे रोटी देना कठिन। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अविश्वास की गूंज अब भी हवा में थी। उस रात अर्जुन प्रभात बाबू के घर ही ठहर गया। उसने पहली बार किसी घर में चैन से नींद ली, लेकिन प्रभात बाबू को नींद नहीं आई। आंगन में बैठकर उन्होंने आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या मैं सही हूं? क्या ये लड़का वाकई निर्दोष है, या मेरा भरोसा ही एक दिन मेरी सबसे बड़ी भूल साबित होगा? उनकी आंखों के सामने अचानक अपने पिता की छवि उभर आई। पंडित बद्री प्रसाद कहते थे, भरोसा हमेशा जोखिम के साथ आता है, लेकिन अगर डर कर भरोसा छोड़ दोगे तो इंसानियत ही खो दोगे। प्रभात बाबू ने गहरी सांस ली। उन्होंने तय किया, अर्जुन को मौका देना ही होगा। अगर वो गलत निकला तो ये उसकी हार होगी, लेकिन अगर वो सही निकला तो ये इंसानियत की जीत होगी। और इस तरह खुले घर की दहलीज पर अर्जुन की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन धवलपुर अभी भी संदेह की परछाइयों से घिरा हुआ था। अर्जुन अब प्रभात बाबू के खुले घर का हिस्सा बन चुका था। सुबह जब वो आंगन में झाड़ू लगाता तो मोहल्ले के लोग तिरछी नजरों से देखते। कुछ कहते, देखो चोर अब पुजारी बन गया है, तो कुछ धीरे धीरे हंस पड़ते।
लेकिन अर्जुन इन सबको अनसुना कर देता। उसके भीतर एक अजीब सा संतोष था। कई दिनों की भूख और भटकन के बाद उसे एक छत, एक थाली और सबसे बड़ी बात, एक सम्मानजनक नजर मिली थी। शारदा देवी ने भी उसे बेटे जैसा ही माना। जब वो खाना बनाती तो एक रोटी ज्यादा रखती और मुस्कुराकर कहती, बेटा, भूख से लड़ना सबसे कठिन होता है, अब ये लड़ाई खत्म। अर्जुन उनकी बात सुनकर कभी सिर झुका लेता, कभी चुपचाप आंसू पोंछ लेता। प्रभात बाबू ने उसे धीरे धीरे जिम्मेदारियां देना शुरू किया। कभी बाजार भेजते, कभी किसी बुजुर्ग को दवा लाने को कहते, तो कभी घर के मेहमानों की खातिरदारी सौंप देते। अर्जुन हर काम पूरी निष्ठा से करता। उसकी आंखों में अपराध बोध की जगह अब विश्वास की चमक लौट रही थी। लेकिन कस्बे के लोग अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। जब भी किसी के घर कोई छोटी मोटी चीज गुम होती, उनकी नजरें पहले अर्जुन पर जातीं। किसी दिन असली चेहरा दिखाएगा, लोग आपस में कहते। एक दिन कस्बे के स्कूल में बच्चों की किताबें चोरी हो गईं। ये खबर आग की तरह फैल गई। पंचायत दोबारा बैठी। फिर वही अर्जुन होगा, और कहां से आएगा चोर? इस मोहल्ले में तो सब एक दूसरे को जानते हैं। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस बार आवाजें और कठोर थीं। अगर प्रभात बाबू अपने खुले दरवाजे का खेल जारी रखेंगे तो पूरा मोहल्ला इसकी कीमत चुकाएगा। सभा में शोर गूंज रहा था। प्रभात बाबू खड़े हुए। उनका चेहरा शांत था, मगर आंखों में दृढ़ता थी। आप सब मुझे जानते हैं। मेरा दरवाजा आज तक खुला रहा, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि वहां से कुछ चोरी हुआ। आज बिना देखे, बिना परखे, सिर्फ शक के आधार पर हम किसी को दोषी बना दें, यह इंसाफ नहीं है। अर्जुन यहां है, उसे सामने बुलाइए और पूछिए। अर्जुन कांपते हुए आगे आया। उसका गला सूख गया था। मैंने कुछ नहीं किया, उसकी आवाज भर आ गई। लोग हंसे। अरे, चोर कब अपने अपराध मानता है? तभी स्कूल का छोटा बच्चा रमेश आगे आया। उसने रोते हुए कहा, मेरी किताबें तो मैंने गलती से तालाब के पास छोड़ दी थी, वहां से मिल गईं। सभा अचानक शांत हो गई। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। कुछ ने गुस्से से सिर झुका लिया, कुछ ने अनकहे शर्म को छुपाने के लिए खुंखार लिया। प्रभात बाबू ने वहीं खड़े होकर कहा, देखा, शक कितना खतरनाक होता है। ये रिश्ते तोड़ सकता है, भरोसा मार सकता है और इंसान को बेमौत अपराधी बना सकता है। उस दिन अर्जुन पहली बार थोड़ी राहत की सांस ले पाया, लेकिन उसे पता था कि कस्बे का अविश्वास अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रात को जब सब सो गए, अर्जुन बरामदे में बैठा रहा। आसमान की ओर देखकर उसने सोचा, क्या मैं कभी इन लोगों के लिए सचमुच भरोसेमंद बन पाऊंगा? प्रभात बाबू उसके पास आए और बोले, बेटा, विश्वास एक पेड़ की तरह है। बीज बोने के बाद उसे जड़ें जमाने में वक्त लगता है। तू मेहनत करता रह, एक दिन ये लोग तुझ पर गर्व करेंगे। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। उस चेहरे पर उसे पिता की परछाई दिखी। उसके गले से आवाज नहीं निकली, बस उसने प्रभात बाबू के पैर छू लिए। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। सुबह वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता, शाम को चौपाल में बुजुर्गों के लिए अखबार पढ़ता। लोग अब उसे सिर्फ अजनबी नहीं, बल्कि अर्जुन कहने लगे थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर भरोसे की नींव को बार बार परखा जाता है, और धवलपुर का ये भरोसा भी एक ऐसी आंधी के सामने खड़ा होने वाला था जो या तो इसे गिरा देगी या और मजबूत बना देगी। दिन बीतते गए और धवलपुर के लोग धीरे धीरे अर्जुन को अपनाने लगे थे, लेकिन अविश्वास की छाया पूरी तरह से हटी नहीं थी। छोटे मोटे ताने अब भी सुनाई दे जाते। अर्जुन बस चुप रहकर काम करता। उसने तय कर लिया था कि वो केवल कर्म से जवाब देगा, शब्दों से नहीं। एक दिन कस्बे में बड़ी घटना घट गई। डाकघर से पैसे से भरा थैला गायब हो गया। डाक बाबू बुरी तरह परेशान हो गए। ये पैसे कई लोगों की पेंशन और मेहनताना था। खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई।
सभा फिर से बुलाई गई। सबकी आंखें अर्जुन की ओर थीं। फिर वही होगा, लोग चिल्लाए। पहले दुकान, फिर स्कूल, अब डाकघर। ये लड़का ही कसूरवार है। इस बार गुस्सा पहले से ज्यादा था। कुछ लोग तो अर्जुन को पकड़ने भी दौड़ पड़े। अर्जुन डर से कांप गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन भीड़ की आवाजें उसके शब्दों को दबा रही थीं। तभी प्रभात बाबू आगे आए और जोर से बोले, बस, किसी को हाथ मत लगाने दो इसे। भीड़ रुक गई। सबने प्रभात बाबू की ओर देखा। तुम लोग सबूत से पहले ही फैसले सुना देते हो, क्या इंसाफ यही है? लेकिन चोरी तो हुई है, किसी ने कहा। तो खोजो असली चोर, शक से नहीं, सबूत से। प्रभात बाबू का स्वर कठोर था। उस रात अर्जुन खुले घर के आंगन में अकेला बैठा था। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। क्यों मुझे हमेशा चोर समझा जाता है? उसने खुद से पूछा। तभी शारदा देवी उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब पेड़ नया होता है तो हवा उसे बार बार झकझोरती है, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हों तो पेड़ गिरता नहीं। तू अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, हार मत मानना। अगली सुबह अर्जुन ने खुद को कस्बे के सामने साबित करने का निर्णय लिया। वो डाकघर गया और पूरे दिन इधर उधर जानकारी जुटाता रहा। उसने देखा कि डाकघर के पास अक्सर एक आदमी घूमता था, हरिचरण, जो पहले यहां का चौकीदार था, लेकिन चोरी की आदत के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। अर्जुन ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन तक छुपकर पीछा करता रहा। एक रात उसने देखा हरिचरण उसी थैले को लेकर तालाब किनारे जा रहा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उसे पकड़ लिया और लोगों को बुला लिया। भीड़ जमा हो गई। इस बार चोर सबके सामने था, थैला भी उसके हाथ में था। पंचायत बुलाई गई। प्रभात बाबू ने सबके सामने कहा, देखा, भरोसे को दोषी ठहराना कितना आसान है और असली गुनहगार को पकड़ना कितना कठिन। आज अर्जुन ने साबित कर दिया कि वो भरोसे के लायक है। लोगों के चेहरे झुक गए। जिन्होंने अर्जुन को चोर कहा था, वे अब उसे नायक की तरह देख रहे थे। डाकघर का थैला वापस मिला और कस्बे के बुजुर्गों ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। उस दिन पहली बार अर्जुन ने भीतर से राहत महसूस की, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या एक घटना से लोगों का अविश्वास मिट जाएगा या उसे बार बार खुद को साबित करना पड़ेगा? प्रभात बाबू ने उसे गले लगाया और कहा, याद रख बेटा, भरोसा पाने से बड़ा सुख और कुछ नहीं, और इसे बनाए रखना सबसे कठिन काम है। उस रात खुले घर का आंगन पहले से कहीं ज्यादा रोशन लग रहा था, जैसे चांदनी भी ये गवाही दे रही हो कि भरोसे की राह कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। डाकघर की चोरी का खुलासा होते ही धवलपुर की फिजा बदल गई। कल तक जिस अर्जुन पर लोग ताने कसते थे, आज उसी के लिए तालियां बज रही थीं। चौपाल पर बुजुर्ग उसे बुलाकर कहते, बेटा, तूने आज हमारी पेंशन बचाई। बच्चे उसके आसपास घूमते और कहते, अर्जुन भैया, तुम तो हीरो हो। अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई है। लेकिन प्रभात बाबू ने धीरे से कहा, बेटा, याद रख, भरोसा एक पौधा है। एक बार पानी देना काफी नहीं, रोज देखभाल करनी पड़ती है। कस्बा तुझ पर भरोसा करने लगा है, मगर ये भरोसा बनाए रखना तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दिन बीतते गए। अर्जुन अब खुले घर का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। सुबह वो आंगन साफ करता, दोपहर को बच्चों को पढ़ाता और शाम को चौपाल पर बुजुर्गों के लिए अखबार पढ़ता। शारदा देवी उसे बेटे जैसा मानने लगी थीं।
कभी कभी वो कहती, काश हमारे भी एक बेटा होता, बिल्कुल तेरी तरह। अर्जुन ये सुनकर चुप हो जाता। उसकी आंखों में दर्द झलक जाता, क्योंकि उसे अपना अतीत याद आ जाता। गरीबी, तिरस्कार और अकेलापन। एक शाम जब बरामदे में ठंडी हवा बह रही थी, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर प्रभात बाबू से पूछा, बाबूजी, अगर कभी मैं गलती कर दूं, तो क्या आप मुझ पर से भरोसा हटा लेंगे? प्रभात बाबू ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और बोले, बेटा, इंसान गलती करता है, लेकिन भरोसा गलती से नहीं टूटता। भरोसा टूटता है धोखे से। जब तक तेरे इरादे साफ हैं, तब तक ये दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। इन शब्दों ने अर्जुन के दिल में अटूट ताकत भर दी। लेकिन जैसे ही जिंदगी आसान लगने लगी, धवलपुर में नए संकट का साया मंडराने लगा। कस्बे के बाहर से कुछ शातिर लोग आने लगे थे। वे छोटे-मोटे जुए और अवैध धंधों में शामिल थे। उनका मकसद धीरे-धीरे कस्बे को अपने जाल में फंसाना था। एक रात अर्जुन ने देखा कि मोहल्ले के कोने में कुछ अजनबी लोग इकट्ठा होकर गुपचुप लेन-देन कर रहे हैं। उसने चुपचाप सब नोट किया और अगली सुबह प्रभात बाबू को बताया। प्रभात बाबू ने गंभीर होकर कहा, बेटा, अब तेरी असली परीक्षा शुरू हुई है। चोर को पकड़ना आसान था, लेकिन इन जैसे लोगों से लड़ना बहुत कठिन होगा। ये न सिर्फ जेब काटते हैं, बल्कि लोगों की आत्मा भी खरीदते हैं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, अगर मुझे आपकी छत्र छाया मिली है, तो मैं डरूंगा नहीं। इसी बीच कस्बे के कुछ लोग फिर फुसफुसाने लगे, देखो, अर्जुन अब हर जगह नाक घुसाने लगा है। कौन जाने इन बाहरी लोगों से इसका भी हाथ मिल जाए। अर्जुन ने इन तानों को चुपचाप सहा, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं था। एक दिन उन अजनबियों ने खुले घर के बाहर आकर व्यंग से कहा, वाह, यही है वो मशहूर घर जिसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अच्छा है, हमारे लिए भी आसानी रहेगी। उनकी हंसी में जहर छुपा था। अर्जुन का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ा, मगर प्रभात बाबू ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुस्से से नहीं बेटा, बुद्धि से जीतना होगा। उस रात खुले घर की चौखट पर अजीब सी खामोशी छाई रही। अर्जुन आसमान की ओर देखता रहा। तारों की चमक मानो कह रही थी, ये राह आसान नहीं है। भरोसे को बचाने के लिए अब तूफान से लड़ना होगा। और अर्जुन जानता था, अगली सुबह उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली है। धवलपुर की सुबहें अब शांत नहीं रहीं। खुले घर का आंगन, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब अक्सर खामोश रहता। लोग आते तो जरूर थे, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ दिखतीं। कस्बे में अफवाहें उड़ रही थीं। बाहरी लोग धंधा कर रहे हैं। कुछ घरों से रात में सामान गायब हो रहा है। पुलिस को भी खबर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अफवाहों के बीच सबसे ज्यादा नाम जिस पर लिया जा रहा था, वो अर्जुन ही था। जहां जहां मुसीबत, वहां वहां अर्जुन मौजूद। कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन का दिल टूट जाता, मगर वो जानता था कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है। उसने तय किया कि वो सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। उसने रातों को कस्बे की गलियों में नजर रखना शुरू किया। खुले घर का दरवाजा वैसे ही खुला रहता, लेकिन अर्जुन खुद परछाइयों के बीच छुपा रहता। कई बार उसने अजनबियों को आते जाते देखा। वे शराब की बोतलें और ताश की गड्डियां छुपा कर लाते थे। एक रात उसने देखा कि उन लोगों में से एक कस्बे के ही किसी बड़े आदमी से मिल रहा है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ठाकुर रघुवीर था। वही
जो पंचायत में सबसे ऊंची आवाज में अर्जुन को दोषी ठहराता था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो यही है असली खेल, उसने सोचा। अगले दिन चौपाल में चर्चा छिड़ी। ठाकुर रघुवीर ने ऊंची आवाज में कहा, कस्बे का चैन और सुकून बिगाड़ने वाला यही अर्जुन है। इसे खुले घर से निकाल बाहर करो। भीड़ गूंज उठी। कुछ लोग सहमत थे, कुछ चुप। अर्जुन कुछ कहना चाहता था मगर आवाज दबा दी गई। हमारे बच्चों को गलत राह पर ले जाएगा ये लड़का। पता नहीं किस मंशा से यहां आकर बैठ गया है। प्रभात बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, जब तक सबूत नहीं, किसी पर उंगली उठाना पाप है। अर्जुन इस घर में रहेगा। भीड़ बटी हुई थी। अर्जुन अकेला और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। रात को उसने सोचा, क्यों न ठाकुर का पर्दाफाश कर दूं, लेकिन बिना सबूत लोग मुझ पर ही हंसेंगे। उस रात उसने कसम खाई, अब ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये भरोसे और सच्चाई की लड़ाई है और मुझे इसे जीतना ही होगा। खुले घर की चौखट पर बैठा अर्जुन आसमान देख रहा था। चांद बादलों में छुपा हुआ था, जैसे कस्बे की सच्चाई भी किसी अंधेरे में दब गई हो। लेकिन उसने तय कर लिया था, मैं ये अंधेरा मिटा कर रहूंगा। धवलपुर में माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। लोग खुले घर की ओर आते जरूर थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अनकहा सवाल हमेशा तैरता रहता, क्या अर्जुन सच में बेगुनाह है? अर्जुन अब और खामोश नहीं रहना चाहता था। उसने ठान लिया कि जब तक वो असली गुनहगारों को सबके सामने नहीं लाएगा, तब तक चैन की सांस नहीं लेगा। उसने अपनी जांच और गहरी कर दी। रात रात भर वो कस्बे की गलियों में चुपचाप घूमता। खुले घर का दरवाजा तो हमेशा की तरह खुला रहता, मगर खुद अर्जुन परछाइयों में खोया रहता। एक रात उसने देखा कि ठाकुर रघुवीर के कारिंदे नदी किनारे एक पुराने गोदाम में सामान ला जा रहे थे। थैले भारी थे और उनमें से छन छन की आवाज आती थी। अर्जुन को शक हुआ, शायद ये चोरी का माल है। वो चुपचाप पास गया। गोदाम की टूटी खिड़की से झांक कर देखा तो उसका दिल दहल गया। अंदर बोरे पड़े थे, जिनमें शराब की बोतलें, ताश की गड्डियां और कुछ नकली नोट भी रखे थे। अर्जुन ने सोचा, यही है वो खेल, कस्बे को जुए और नशे की गिरफ्त में डालने का। लेकिन अभी उसके पास सबूत नहीं था। अगर वो अकेले ये राज उजागर कर देता तो लोग उसकी बातों को फिर झूठा मान लेते। अगले दिन उसने प्रभात बाबू को सब बताया। प्रभात बाबू गहरी सोच में डूब गए। बेटा, तू जो कह रहा है वो सच भी हो सकता है, लेकिन याद रख, ठाकुर इस कस्बे का बड़ा आदमी है। उसके खिलाफ बोलना आग से खेलना है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबूजी, अगर हम चुप रहे तो ये आग पूरे कस्बे को जला डालेगी। प्रभात बाबू ने उसकी पीठ थपथपाई। सावधानी से काम लेना। सच्चाई को साबित करना आसान नहीं है, लेकिन अगर तेरे इरादे साफ हैं तो मैं तेरे साथ हूं। उस रात अर्जुन फिर उसी गोदाम के पास पहुंचा। इस बार उसने अपनी आंखों से सब देखा। ठाकुर रघुवीर खुद आकर बोरे गिन रहा था। उसके कारिंदे माल को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट रहे थे। अर्जुन का खून खौल उठा। वो चाहता तो तुरंत लोगों को बुला लेता, मगर उसने धैर्य रखा। अभी नहीं, सही समय आने दो, मुझे सबूत चाहिए, सिर्फ शक नहीं। उसने गोदाम के आसपास छोटे छोटे निशान बनाए, ताकि अगली बार वो लोगों को ठीक वही जगह दिखा सके। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उसी रात किसी ने चुपचाप खुले घर के आंगन में एक कागज डाल दिया। उसमें लिखा था, अर्जुन, ज्यादा होशियारी मत कर, वरना तेरा राज सबके सामने खोल देंगे। कागज पढ़कर अर्जुन का दिल सन्न हो गया। कौन जानता है मेरा राज? कौन है जो मेरी हर चाल पर नजर रख रहा है? अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था, लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था।
उस रात उसने आसमान की ओर देखा। बादलों में छिपा चांद जैसे कह रहा था, सच्चाई के रास्ते पर कांटे जरूर होंगे, लेकिन हार मत मानना। अर्जुन ने कागज को आग में झोंक दिया और खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, इस कस्बे को अंधेरे से बचा कर रहूंगा। खुले घर की चौखट पर चांदनी बरस रही थी, लेकिन अर्जुन के दिल पर अंधेरा छाया हुआ था। धमकी भरा कागज उसकी यादों में जल रहा था। कौन जानता है मेरा राज? ये सवाल उसके मन को कुरेद रहा था। अगली सुबह कस्बे में अजीब खबर फैली। ठाकुर रघुवीर ने पंचायत में ऐलान किया कि कल रात हमारे गोदाम से चोरी हुई है और उसका गुनहगार कोई और नहीं, यही अर्जुन है। भीड़ हक्की बक्की रह गई। कुछ लोगों ने फुसफुसाकर कहा, फिर वही नाम, कहीं सच में वही तो नहीं? अर्जुन ने विरोध किया, ये झूठ है, मैंने किसी गोदाम को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन ठाकुर ने थैला दिखाया जिसमें नकली नोट और शराब की बोतलें थीं। ये देखो, ये सब इसी के पास से मिले हैं। अर्जुन सन्न रह गया। ये सबूत उसके कमरे में कैसे आया? किसने रख दिया? प्रभात बाबू तुरंत बोले, ये चाल है, कोई अर्जुन को फंसाना चाहता है। लेकिन भीड़ की आवाजें बढ़ने लगीं। हम कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे? खुले घर की पवित्रता दागदार हो रही है। अर्जुन का सिर झुक गया। वो जानता था कि ठाकुर का हाथ लंबा है। लोग उसकी बातों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। रात को शारदा देवी उसके पास आईं। उन्होंने कहा, बेटा डर मत, जो निर्दोष होता है उसका साथ भगवान भी नहीं छोड़ते। अर्जुन की आंखें भर आईं। मां, लेकिन अगर लोग मेरा ही दुश्मन बन गए तो? शारदा देवी ने उसका हाथ थाम लिया। सच का रास्ता लंबा होता है, लेकिन मंजिल वही पाता है जो थकता नहीं। उस रात अर्जुन ने ठान लिया, अब या तो मैं खुद को बेगुनाह साबित करूंगा या फिर सब कुछ खो दूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह वो फिर गोदाम की ओर गया, इस बार सावधानी से। अंदर अभी भी बोरे रखे थे। उसने उनमें से एक बोरे को थोड़ा काट कर उसमें छिपा एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर नाम और तारीखें लिखी थीं। ये उन लोगों की लिस्ट थी जिन्हें ठाकुर और उसके लोग सामान सप्लाई कर रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही है असली सबूत। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, बहुत होशियार बन रहा है तू। अर्जुन ने मुड़कर देखा, ठाकुर के दो कारिंदे उसके सामने खड़े थे। उनके हाथों में लाठी थी। आज तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन एक बार उसके कंधे पर पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। कारिंदे सबूत वाला कागज छीनकर भाग गए। अर्जुन वहीं पड़ा रहा, घायल और हताश। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? लेकिन भीतर से एक आवाज आई, नहीं, जब तक सांस है हार मत मान। वो किसी तरह उठकर खुले घर लौटा। प्रभात बाबू ने उसकी चोटें देखीं और चिंतित होकर बोले, ये लोग तुझे चुप कराना चाहते हैं, इसका मतलब तू सही रास्ते पर है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। बाबूजी, उन्होंने सबूत छीन लिया, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं। मैं ठाकुर को बेनकाब करके रहूंगा। उस रात खुले घर की चौखट पर बैठे अर्जुन की आंखों में खून की लकीरें थीं। उसका संकल्प और भी मजबूत हो चुका था। अब ये सिर्फ उसका संघर्ष नहीं रहा था, ये पूरे कस्बे की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। अर्जुन की चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसके मन में ठान लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। खुले घर की चौखट पर बैठकर उसने अंधेरे में सितारों को देखा। हर तारा जैसे कह रहा था, सच का रास्ता आसान नहीं, लेकिन हार मत मान। अगले दिन उसने कस्बे के कुछ भरोसेमंद लोगों से संपर्क किया।
उसने देखा कि कुछ बुजुर्ग और बच्चे उसके साथ खड़े होने को तैयार थे। उन्होंने मिलकर तय किया कि अब कस्बे के सामने सबूत रखना होगा। अर्जुन ने पहले गोदाम का निरीक्षण किया। उसने नोट किया कि गोदाम में ठगी और जुए का सामान रखा जाता है। नकली नोट, शराब की बोतलें और ताश की गड्डियां। वह जानता था कि बिना सबूत के किसी को पकड़ना आसान नहीं होगा। उसने तय किया कि वह जाल बिछाएगा। गोदाम के आसपास छिपकर उसने कैमरे और छोटे उपकरण लगवाए। अब हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही थी। इसी बीच कस्बे में अफवाहें और तेज हो गईं। अर्जुन ही असली गुनहगार है, खुले घर की पवित्रता खतरे में है। अर्जुन चुप रहा। वह जानता था कि झूठी अफवाहों का मुकाबला सिर्फ सबूत से ही किया जा सकता है। रात को उसने देखा कि ठाकुर रघुवीर फिर गोदाम में आया। इस बार उसके साथ 2 नए लोग थे। वे सामान गिन रहे थे और लेन देन कर रहे थे। अर्जुन ने छिपकर रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? अर्जुन ने देखा कि कारिंदे उसे ढूंढ रहे थे। वह तेजी से छिप गया और एक छोटे रास्ते से बाहर निकलकर खुले घर लौटा। प्रभात बाबू ने देखा कि अर्जुन परेशान है। क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सब कुछ बताया। प्रभात बाबू ने गंभीर होकर कहा, अब समय आ गया है कि हम सबको दिखाएं कि सच क्या है, लेकिन धैर्य रखना होगा। सच्चाई को पेश करने का सही तरीका खोजो। अर्जुन ने तय किया कि अगले दिन सभी सबूत लेकर पंचायत में जाएगा। वह जानता था कि कस्बे के सामने खुलकर सबूत पेश करना ही ठाकुर और उसके सहयोगियों को बेनकाब करने का तरीका है। अगली सुबह अर्जुन ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। बच्चों, बुजुर्गों और कुछ पड़ोसियों को उसने गोदाम के रिकॉर्डिंग का वीडियो दिखाया। लोग हैरान रह गए। ये देखो, ठाकुर और उसके लोग कस्बे को नशे और जुए की गिरफ्त में डाल रहे हैं। सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। भीड़ चुप हो गई। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अर्जुन निर्दोष है। कस्बे में जो अफवाहें फैली थीं, अब उनका जवाब मिल गया। ठाकुर रघुवीर अपने झूठ के साथ अब दबाव में था। वह देख रहा था कि कस्बे के लोग अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने प्रभात बाबू की ओर देखा। बाबूजी, अब हमें सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना है। ये सिर्फ मेरा संघर्ष नहीं, पूरे कस्बे की आत्मा की लड़ाई है। प्रभात बाबू ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, तूने पहली बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन ध्यान रखना, असली लड़ाई अभी बाकी है। अर्जुन ने अपने कंधों को सीधा किया। अब उसकी नजरें कस्बे की हर गलियों और हर साजिश पर थीं। उसका संकल्प मजबूत था, जो भी अंधेरा फैलेगा, मैं उस पर रोशनी डालूंगा। और इस तरह खुले घर की चौखट पर खड़ा अर्जुन अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, बल्कि सच्चाई का प्रतीक बन गया था। अर्जुन की जीत ने केवल उसे ही नहीं, बल्कि पूरे कस्बे को हिला दिया था। लोगों ने देखा कि खुले भर में अब डर नहीं, बल्कि भरोसा और सच्चाई का राज है। बच्चे फिर से बरामदे में खेल रहे थे। बुजुर्ग अखबार पढ़ते और कुछ लोग हल्की चाय के साथ बातचीत करते। लेकिन ठाकुर रघुवीर अपने असफल प्रयासों से हार नहीं मान रहा था। वो रोजाना कस्बे में अफवाहें फैलाता, छोटे झगड़े करवाता और अर्जुन को बदनाम करने की कोशिश करता। एक दिन अर्जुन ने देखा कि मोहल्ले के कुछ लोग उसकी बातों पर शक कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, लड़का ठीक कह रहा है या नहीं, कहीं ये सब झूठा ना हो। अर्जुन ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और सोचा, अब वक्त है कि मैं उन्हें भरोसे का असली मतलब समझाऊं। उसने खुले घर के बरामदे में सभी लोगों को बुलाया, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। उसने कहा,
आप सबको डर और अफवाहों से बाहर आना होगा। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो अंधेरा फैलता रहेगा। लोग धीरे धीरे उसकी बात सुनने लगे। बुजुर्गों ने सिर हिलाया, बच्चे आंखें चमकाकर देख रहे थे। उसी शाम उसने ठाकुर रघुवीर और उसके सहयोगियों को आमंत्रित किया। देखो, हम सब के सामने सबूत हैं, अब कोई झूठ नहीं छुप सकता। ठाकुर रघुवीर ने गुस्से में कहा, मैं किसी भी तरह से नहीं मानूंगा। अर्जुन ने धैर्य से वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई, गोदाम की तस्वीरें दिखाईं और अपने निरीक्षण की रिपोर्ट साझा की। भीड़ चुप थी, कोई कोई कान पकड़कर सुन रहा था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अर्जुन निर्दोष है। ठाकुर की चालें अब खुलकर सामने आ गईं। कस्बे के लोग उसके झूठ के शिकार नहीं बन सकते थे। रात को खुले घर की चौखट पर अर्जुन बैठा। प्रभात बाबू उसके पास आए और बोले, बेटा, तूने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे कस्बे को बचाया है। विश्वास की असली परीक्षा यही थी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, अब समझ आया है, भरोसा सिर्फ ताले और दरवाजों में नहीं होता, ये दिल में होता है। और जब दिल खुला हो, अंधेरा कभी घर में नहीं आता। शारदा देवी ने उसकी पीठ थपथपाई, बेटा, अब तू सिर्फ लड़का नहीं, कस्बे का रोशनी बन गया है। अगले हफ्ते कस्बे में स्थिति बदल गई। लोग खुले घर की ओर भरोसा करने लगे। छोटे बच्चों और बुजुर्गों ने महसूस किया कि अब डर का कोई राज नहीं रहा। अर्जुन ने अपने काम को बढ़ाया। उसने विश्वास कक्ष तैयार किया। वहां पुराने खिलौने, किताबें और खेल के सामान रखे गए। बच्चों के लिए पढ़ाई और खेल का कोना बना। पहले चोर कहलाने वाला लड़का अब प्रकाश बन गया। उसकी आंखों में आत्मगौरव की मुस्कान थी। ठाकुर रघुवीर अब खुद को कस्बे से अलग पाता। उसकी चालें खुल चुकी थीं और लोग अब उसके झूठ को पहचान चुके थे। अर्जुन ने खुले घर में बैठकर आसमान की ओर देखा। चांद अभी भी बादलों में छिपा था, लेकिन उसके भीतर की रोशनी उजाले की तरह फैल रही थी। उसने सोचा, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन जो इसे अपनाता है वही अंधेरे को हराने का साहस रखता है। मैं अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे कस्बे के लिए रोशनी बनूंगा। खुले घर का माहौल अब पहले से बदल चुका था। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे थे और मोहल्ले के लोग चुपचाप भरोसे का अनुभव कर रहे थे। अर्जुन अब प्रकाश खुद को पूरी तरह जिम्मेदारी में पा रहा था। वो जानता था कि केवल झूठ को बेनकाब करना पर्याप्त नहीं था। अब उसे सच्चाई को स्थायी रूप देना था। उसने कस्बे के बच्चों के लिए पाठशाला शुरू की। पुराने खिलौनों और किताबों से ज्ञान और खेल का वातावरण तैयार किया। रात को खुले घर की चौखट पर बैठकर उसने देखा कि आसमान में बादल धीरे धीरे छट रहे हैं। चांद की हल्की रोशनी बरामदे में पड़ रही थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही थी। अगली सुबह उसने मोहल्ले के बुजुर्गों और बच्चों को बुलाया। उसने कहा, आज से हम सब मिलकर भरोसे और सहयोग का माहौल बनाएंगे। जो भी गलती करेगा उसे सुधारने का अवसर मिलेगा। डर और शक से हम अपनी पहचान नहीं बचा सकते। बुजुर्गों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि अब खुले घर का महत्व सिर्फ भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक विश्वास और नैतिकता का प्रतीक बन गया है। इस बीच ठाकुर रघुवीर अब पूरी तरह दबाव में था। उसका प्रभाव कम होने लगा।
उसने बार बार अर्जुन और खुला घर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कस्बे के लोग अब उसके झूठ पर भरोसा नहीं कर रहे थे। एक दिन अर्जुन ने देखा कि कुछ बच्चे पुराने गोदाम में खेल रहे थे। उसने तुरंत उन्हें रोका और समझाया, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमें इसे सुधारना होगा, चलो मिलकर इसे नया रूप दें। बच्चों ने उसकी बात मानी। उन्होंने गोदाम की सफाई शुरू की। पुराने बोरे, टूटा फर्नीचर और किताबें निकाली गईं। धीरे धीरे ये जगह भी बच्चों के लिए सुरक्षित और ज्ञान का केंद्र बन गई। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ उसका संघर्ष नहीं था, ये पूरे कस्बे की आत्मा का संघर्ष था। अगर लोग मिलकर काम करें तो कोई अंधेरा स्थायी रूप से नहीं रह सकता। रात को खुले घर की चौखट पर वो फिर बैठा। प्रभात बाबू पास आए और बोले, बेटा, तूने सिर्फ सच्चाई उजागर नहीं की, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना भी जगा दी। यही असली जीत है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, अब केवल भरोसा ही नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा का संदेश भी फैलाना है। ये घर और कस्बा दोनों अब नई राह पर हैं। शारदा देवी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, अब तू सिर्फ खुद रोशनी नहीं है, बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखाने वाला मार्गदर्शक बन गया है। अर्जुन ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। चांद अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था। जैसे अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी की एक किरण सब बदल सकती है। उसने सोचा, अब मैं केवल खुला घर का रखवाला नहीं, बल्कि पूरे कस्बे का प्रकाश बनूंगा। जो भी अंधेरा आएगा, हम उसे मिलकर हराएंगे। खुले घर की चौखट अब केवल मोहल्ले के लिए नहीं, बल्कि कस्बे के लिए प्रतीक सा बन गई थी। हर सुबह बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातचीत और पड़ोसियों के सहयोग की भावना पूरे इलाके में गूंजती। अर्जुन अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे कस्बे के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था। उसने तय किया कि अब न केवल बच्चों को पढ़ाई और खेल की सुविधा मिले, बल्कि बुजुर्गों और युवाओं के लिए भी ज्ञान और कला के केंद्र बनाए जाएं। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग आए और बोले, अर्जुन, ठाकुर रघुवीर अब खुलकर हमसे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। वो बाजार में झूठी अफवाहें फैला रहा है। हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने कहा, डर और शक को बढ़ावा मत दो। हमें मिलकर सत्य और सेवा का वातावरण बनाए रखना है। जो लोग डरेंगे वो अंधेरे में फंस जाएंगे, लेकिन हम रोशनी फैलाएंगे। अगले हफ्ते उसने बच्चों और युवाओं के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की। वहां पुराने खिलौने और किताबें सुधार कर उपयोग में लाए गए। बुजुर्गों ने उन्हें जीवन की शिक्षा और अनुभव साझा किए। इस बीच ठाकुर रघुवीर ने मोहल्ले में नई अफवाहें फैलाईं। उसने कहा, अर्जुन केवल दिखावा कर रहा है, उसका असली उद्देश्य सिर्फ प्रसिद्धि पाना है। लेकिन इस बार कस्बे के लोग सुनने के बजाय अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन सचमुच मेहनत कर रहा है। वो हर बच्चे की मदद करता, बुजुर्गों का ख्याल रखता और हर किसी को समझा रहा था कि भरोसा और सेवा से ही समाज मजबूत होता है। रात को खुले घर की चौखट पर बैठकर अर्जुन ने सोचा, सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन जो इसे अपनाता है वही अंधेरे को हराने का साहस रखता है। हम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकते हैं। अगले दिन कस्बे में एक नई घटना हुई। कुछ युवा ठाकुर की अफवाहों पर विश्वास करके घर के पास आए। उन्होंने देखा कि बच्चों और बुजुर्गों के बीच अर्जुन अपने कार्य में व्यस्त है। उन्हें एहसास हुआ कि झूठ और डर केवल कमजोर लोगों को पकड़ सकते हैं। कस्बे के लोग अब जाग चुके थे। उन्होंने अर्जुन का समर्थन किया और ठाकुर की चालों को नकार दिया।
अर्जुन ने उस दिन पूरे मोहल्ले को एकत्र किया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर खुले घर को केवल एक सुरक्षित स्थान नहीं, बल्कि एक विश्वास और सेवा का केंद्र बनाएं। जो भी गलती करेगा उसे सुधारने का अवसर मिलेगा, लेकिन डर और शक को यहां प्रवेश नहीं मिलेगा। लोगों ने उसकी बात को मान लिया। बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की बातचीत फिर से घर की चौखट पर गूंजने लगी। शारदा देवी ने अर्जुन को देखकर कहा, बेटा, अब तू केवल खुद रोशनी नहीं है, बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखाने वाला मार्गदर्शक बन गया है। अर्जुन ने मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि सच्चाई और भरोसा केवल शब्द नहीं, बल्कि कर्म और सेवा से ही जीवित रहते हैं। रात को चांद की हल्की रोशनी में उसने बरामदे में दीपक जलाया। दीपक की लौ धीरे धीरे बढ़ती गई और खुला घर एक बार फिर विश्वास और उम्मीद का प्रतीक बन गया। अर्जुन ने सोचा कि जो भी अंधेरा आएगा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। रोशनी केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए है जो टूट चुका है और नई शुरुआत चाहता है। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल तत्काल समस्या का समाधान करना पर्याप्त नहीं था। खुले घर को एक स्थायी बदलाव का केंद्र बनाना अब उसकी प्राथमिकता बन गई थी। उसने तय किया कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए नियमित गतिविधियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। सुबह सुबह उसने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया और पढ़ाई के लिए समय निर्धारित किया। पुराने खिलौनों और किताबों को व्यवस्थित किया गया। हर बच्चा अपनी पसंद का खेल या गतिविधि चुन सकता था। बुजुर्गों के लिए उसने ज्ञान और अनुभव साझा करने वाले सत्र शुरू किए। वे बच्चों को जीवन की सीख और कौशल सिखाने लगे। इस बीच कस्बे के लोग धीरे धीरे खुले घर की उपयोगिता और महत्व समझने लगे। वे केवल स्थान नहीं देख रहे थे, बल्कि विश्वास और सेवा का अनुभव कर रहे थे। ठाकुर रघुवीर अब पूरी तरह दबाव में था। उसकी हर चाल सार्वजनिक हो रही थी। मोहल्ले के लोग अब उसकी अफवाहों और झूठ पर विश्वास नहीं कर रहे थे। एक दिन अर्जुन ने देखा कि कुछ लोग पुराने गोदाम में काम कर रहे हैं। उन्होंने मिलकर उसे साफ सुथरा और सुरक्षित बनाया। अब ये जगह भी बच्चों और युवाओं के लिए एक नई शिक्षा और खेल की जगह बन गई। रात को खुले घर की चौखट पर बैठकर अर्जुन ने प्रभात बाबू की ओर देखा। बाबूजी, अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे कस्बे के लिए जिम्मेदारी महसूस करता हूं। ये घर अब केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि विश्वास और सेवा का केंद्र बन गया है। प्रभात बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने केवल अंधेरे का सामना नहीं किया, बल्कि रोशनी फैलाने का रास्ता भी दिखाया। यही असली सफलता है। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चाई और भरोसा केवल एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं, बल्कि पूरे समाज के सहयोग और समर्थन से जीवित रहते हैं। अगले हफ्ते कस्बे में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर रविवार को विश्वास कक्ष में बच्चों और युवाओं के लिए गतिविधियां आयोजित की जातीं। बुजुर्ग वहां बैठकर अनुभव साझा करते और मोहल्ले के लोग एक दूसरे की मदद करते। शारदा देवी ने देखा कि अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास और संतोष की चमक है। उन्होंने कहा, बेटा, अब तू केवल रोशनी नहीं, बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखाने वाला बन गया है। अर्जुन ने मुस्कुराया। उसने देखा कि खुले घर की चौखट अब केवल एक भौतिक दरवाजा नहीं है, ये विश्वास, सेवा और सहयोग का प्रतीक बन गया है। रात को चांद की रोशनी में उसने दीपक जलाया। दीपक की लौ धीरे धीरे फैलती गई और खुले घर का बरामदा विश्वास और उम्मीद से भर गया। अर्जुन ने सोचा, अब ये केवल मेरा संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे कस्बे की कहानी बन गई है। जो भी अंधेरा आएगा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। रोशनी केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए है जो टूट चुका है और नई शुरुआत चाहता है। खुले घर की चौखट
अब केवल मोहल्ले का नहीं, बल्कि पूरे कस्बे का प्रतीक बन चुकी थी। हर सुबह बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातचीत और युवाओं की सक्रियता पूरे इलाके में गूंज रही थी। अर्जुन अब प्रकाश ने महसूस किया कि उसका संघर्ष केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए था। उसने तय किया कि भरोसा और सेवा का संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। एक दिन उसने कस्बे के सभी लोगों को आमंत्रित किया। उसने कहा, हम सभी ने मिलकर यह साबित किया है कि विश्वास और सेवा का मार्ग कठिन होता है, लेकिन इसे अपनाने वाला अंधेरे को हराने का साहस रखता है। आज से हम खुले घर को केवल एक जगह नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शन मानेंगे। लोग धीरे धीरे उसकी बात सुनने लगे। बच्चों की आंखें चमक रही थी, बुजुर्गों ने सिर हिलाया। मोहल्ले के लोग महसूस कर रहे थे कि भरोसा और सहयोग ही सच्ची ताकत है। ठाकुर रघुवीर अब पूरी तरह असहाय था। उसने कई बार झूठ और अफवाहों से परेशानी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कस्बे के लोग उसकी चालों को पहचान चुके थे। अर्जुन ने बच्चों के लिए नए खेल और सीखने के कार्यक्रम शुरू किए। बुजुर्गों ने जीवन की शिक्षा साझा की। युवाओं ने समाज सेवा में हाथ बंटाया। रात को खुले घर की चौखट पर अर्जुन और प्रभात बाबू बैठे। बाबूजी, अब मैं केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे कस्बे के लिए जिम्मेदारी महसूस करता हूं। ये घर अब विश्वास, सेवा और सहयोग का केंद्र बन गया है। प्रभात बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने केवल अंधेरे का सामना नहीं किया, बल्कि रोशनी फैलाने का रास्ता भी दिखाया। यही असली सफलता है। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चाई और भरोसा केवल व्यक्ति की मेहनत से नहीं, बल्कि पूरे समाज के सहयोग और समर्थन से जीवित रहते हैं। अगले हफ्ते कस्बे में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर रविवार को विश्वास कक्ष में बच्चों और युवाओं के लिए गतिविधियां आयोजित की जाती। बुजुर्ग अनुभव साझा करते और मोहल्ले के लोग एक दूसरे की मदद करते। शारदा देवी ने देखा कि अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास और संतोष की चमक है। उन्होंने कहा, बेटा, अब तू केवल रोशनी नहीं, बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखाने वाला बन गया है। रात को चांद की रोशनी में दीपक जलाया गया। दीपक की लौ धीरे धीरे फैल रही थी और खुले घर का बरामदा विश्वास और उम्मीद से भर गया। अर्जुन ने सोचा, अब ये केवल मेरा संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे कस्बे की कहानी बन गई है। जो भी अंधेरा आएगा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। रोशनी केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए है जो टूट चुका है और नई शुरुआत चाहता है। इस रात कस्बे के लोग खुले घर की चौखट पर इकट्ठा हुए। बच्चे अपने माता पिता के हाथ पकड़कर दीपक की ओर देख रहे थे। बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने सभी को देखकर कहा, हम सब मिलकर ये साबित कर चुके हैं कि विश्वास, सेवा और सच्चाई से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। ये घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक उदाहरण है कि हर टूटे हुए दिल को जोड़ा जा सकता है। मोहल्ले के लोग चुपचाप सुन रहे थे। दीपक की लौ झिलमिला रही थी, आसमान में चांद की रोशनी चमक रही थी। ठाकुर रघुवीर अब भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखों में अब विरोध की जगह प्रशंसा थी। उसने महसूस किया कि अब केवल डर और अफवाहें काम नहीं करती। अर्जुन ने शांति से देखा। उसने सोचा, हर व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी ढूंढ सकता है। इसे फैलाने का साहस केवल आवश्यकता है। रात लंबी थी, लेकिन घर और कस्बे में विश्वास और उम्मीद की नई सुबह की तैयारी हो चुकी थी। खुले घर की चौखट अब केवल बच्चों और बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि पूरे कस्बे का विश्वास का केंद्र बन गई थी। हर सुबह
बच्चों की हंसी, युवाओं की सक्रियता और बुजुर्गों के अनुभव की गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई देती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब केवल सुरक्षा और भरोसे की जरूरत नहीं थी, उसे समाज में स्थायी बदलाव लाना था। उसने तय किया कि कस्बे के लोगों को नियमित सेवा और सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। वो हर दिन बच्चों और युवाओं के साथ कार्य करता, बुजुर्गों के अनुभव से उन्हें सिखाता। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि ये केवल एक खुला घर नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और नैतिकता का प्रतीक बन गया है। ठाकुर रघुवीर अब हर चाल में असफल हो रहा था। उसने कई बार झूठ और अफवाहें फैलाई, लेकिन कस्बे के लोग अब जाग चुके थे। अर्जुन ने बच्चों और युवाओं के लिए कार्यशालाएं और खेलकूद कार्यक्रम शुरू किए। पुराने खिलौने और किताबें व्यवस्थित कर नई शिक्षा और खेल के अवसर दिए। रात को खुले घर की चौखट पर बैठकर उसने प्रभात बाबू से कहा, बाबूजी, अब मैं केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे कस्बे के लिए जिम्मेदारी महसूस करता हूं। ये घर विश्वास, सेवा और सहयोग का केंद्र बन चुका है। प्रभात बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने केवल अंधेरे का सामना नहीं किया, बल्कि रोशनी फैलाने का मार्ग दिखाया। यही असली सफलता है। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चाई और भरोसा केवल एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं, बल्कि पूरे समाज के सहयोग और समर्थन से जीवित रहते हैं। रात की ठंडी हवा में दीपक की लौ झिलमिला रही थी। अर्जुन ने सोचा, अब ये केवल मेरा संघर्ष नहीं बल्कि पूरे कस्बे की कहानी बन गई है। जो भी अंधेरा आएगा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। रोशनी केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हर टूटे दिल के लिए है जो नई शुरुआत चाहता है। अगले हफ्ते खुला घर और विश्वास कक्ष पूरी तरह तैयार हो गया। अब बच्चे खेल, पढ़ाई और कला के माध्यम से सीखने लगे। बुजुर्ग अनुभव साझा करते और युवाओं को मार्गदर्शन देते। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल खोई हुई चीजों की वापसी ही नहीं, बल्कि समाज में स्थायी बदलाव लाना जरूरी है। उसने तय किया कि कस्बे के लिए नियमित सेवा और सहयोग का माहौल बनाएं। एक दिन कस्बे के लोग खुले घर पर इकट्ठा हुए। अर्जुन ने कहा, हमने मिलकर यह साबित किया है कि भरोसा, सेवा और सच्चाई से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। अब हम खुले घर को केवल एक सुरक्षित स्थान नहीं बल्कि समाज का मार्गदर्शन मानेंगे। लोग धीरे धीरे उसकी बात सुनने लगे। बच्चों की आंखें चमक रही थीं। बुजुर्गों ने सिर हिलाया। ठाकुर रघुवीर अब पूरी तरह असहाय था। उसने महसूस किया कि अब केवल डर और अफवाहें काम नहीं करती। अर्जुन ने बच्चों के लिए नए खेल और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए। बुजुर्ग अनुभव साझा करते और युवाओं ने सेवा में हाथ बंटाया। रात को चांद की रोशनी में दीपक जलाया गया। दीपक की लौ धीरे धीरे फैलती गई और खुले घर का बरामदा विश्वास और उम्मीद से भर गया। अर्जुन ने सोचा, हर व्यक्ति अपनी रोशनी ढूंढ सकता है। इसे फैलाने का साहस केवल आवश्यकता है। अब ये घर केवल मेरी कहानी नहीं बल्कि पूरे कस्बे की प्रेरणा बन चुका है। इस रात कस्बे के लोग खुले घर की चौखट पर इकट्ठा हुए। बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर दीपक की ओर देख रहे थे। बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने सभी को देखकर कहा, हमने दिखा दिया है कि भरोसा और सेवा से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। ये घर केवल चार दीवारें नहीं बल्कि हर टूटे दिल को जोड़ने का प्रतीक है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। खुला घर अब केवल मोहल्ले का नहीं बल्कि पूरे कस्बे का विश्वास और सहयोग का केंद्र बन गया था। अर्जुन ने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए नियमित कार्यक्रम शुरू किए। खेल, पढ़ाई, कला और सेवा के माध्यम से उन्होंने समाज में स्थायी बदलाव लाना शुरू किया। ठाकुर रघुवीर अब पूरी तरह थक चुका था। उसने महसूस किया कि अब केवल डर और अफवाहें काम नहीं करती। एक दिन अर्जुन ने कस्बे के सभी लोगों को बुलाया। उसने कहा, आज हम ये तय करेंगे कि खुला घर केवल एक स्थान नहीं बल्कि समाज में विश्वास, सेवा और नैतिकता का प्रतीक रहेगा।
हर कोई मिलकर इसका संचालन करेगा। जो भी गलती करेगा उसे सुधारने का अवसर मिलेगा, लेकिन डर और शक को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। लोगों ने सिर हिलाया, बच्चों की आंखें चमक रही थीं, बुजुर्ग मुस्कुराए। रात को खुले घर के बरामदे में दीपक जलाया गया। दीपक की लौ धीरे धीरे फैलती गई और हर एक को ये एहसास हुआ कि उजाला केवल भौतिक नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग से फैलता है। अर्जुन ने सोचा, अब ये केवल मेरी कहानी नहीं बल्कि पूरे कस्बे की कहानी बन गई है। जो भी अंधेरा आएगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे। रोशनी केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस दिल के लिए है जो टूट चुका है और नई शुरुआत चाहता है। खुले घर के बाहर छोटे छोटे दीपक जलाए गए। मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चों ने पूछा, भैया ये घर कभी बंद नहीं होता क्या? अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, नहीं बेटा, ये घर कभी बंद नहीं होता। यहाँ सिर्फ दरवाज़ा नहीं बल्कि दिल भी खुला है। और उसी शाम धवलपुर में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। विश्वास, सेवा और सहयोग का उजाला पूरे कस्बे में फैल गया।